डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी में देर आर मोर देन वन इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंट। ये जो एजेंट होते हैं इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी उसका लेकर। तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनॉमिक थ्योरी। तो आइए स्टडी करते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो किसी इकोनॉमी में डिसीजन मेकर्स होते हैं जिनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स भी बोल देते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स। और उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर वैल्यूज के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट स्टेबल। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टेबल नहीं होती हैं। जो एक्सपेक्टेशन है वो डिपेंड करती है कि कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के पीरियड के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर भी ये एक्सपेक्टेशंस जो है वेरी कर सकती हैं, चेंज ओवर टाइम होता है इनमें, इन चार फैक्टर्स की वजह से। बिकॉज ऑफ पॉसिबल एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो क्या वैल्यू एज्यूम करेगा वो चेंज हो सकती है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से। अपीयरेंस ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स की वजह से भी जो एक्सपेक्टेशन है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि अगर नए सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं तो उससे डिमांड फॉर आउटपुट जो है वो अफेक्ट होती है। जबकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी फ्रेश टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुरानी मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाती है, आउट ऑफ यूज हो जाती है। उसके अलावा चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड अदर पॉलिसीज, जैसे कि लेबर, ट्रेड, टैक्स पॉलिसी, इनकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो अफेक्ट होता है फर्म्स का। तो इसकी वजह से अगर ये इस तरह की पॉलिसीज में अगर चेंजेस होते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस चेंज होते हैं। उसके अलावा वॉर्स हैं या अनफोर्सीन डिजास्टर्स हैं। वॉर के अलावा हो सकते हैं एम्बार्गोज, यानी कि ट्रेड पर बैन लग जाए, या फिर चेंजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन और सेल अफेक्ट होते हैं और फ्यूचर में रेवेन्यू जो है फर्म्स का वो अफेक्ट होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जिसके बाद, यानी फ्यूचर में कितनी लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद हम एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी है तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगी। वोलेटाइल यानी कि उसमें चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, केन्स ने अपनी थ्योरी में बताया था कि शॉर्ट रन में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं शॉर्ट रन में वो गिवन होती है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में गिवन होती है, यानी कि दे आर नॉन अर्लियर। लेकिन यहाँ शॉर्ट रन की बात ना करें अगर हम, तो देखिए कैसे एक्सपेक्टेशंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैसे बिहेव करता है। एक एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम यहाँ करेंगे। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, यहाँ बात करेंगे इस टॉपिक में। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? बेसिकली बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कोई एक इवेंट है, जैसा हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, कोई एक इवेंट है, उस इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं होने की, और वो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है अकरेंस की। तो अगर हम टॉस जो हम करते हैं कॉइन के टॉस में अगर हम देखें तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज की, या तो हेड अकर होगा या टेल अकर होगा। एंड वी नो कि दोनों ही जो अकरेंसेस हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है अगर हमारा जो कॉइन है वो फेयर है, यानी वो जो सिक्का है वो अगर खरा है तो दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल हैं। तो दैट मीन्स एच की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और टी की भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, यानी हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो ऐसा एक टेबल अगर हम बना दें जिसमें हम कहें कि हेड, टेल और फिर साथ में उनकी प्रोबेबिलिटी बता दें 1/2 1/2, तो ऐसी एक टेबल
हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताती है बेसिकली। तो ये हम किसी भी इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशनल एक्सपेक्टेशन के केस में हम ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नो, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें केन्स की थ्योरी के नेचर ऑफ एक्सपेक्टेशंस के बारे में। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, द अबाउट डिस्कशन ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जो अभी हमने डिस्कशन किया एक्सपेक्टेशंस के नेचर के बारे में, उसके बेसिस पे यानी केन्स की थ्योरी में जो एक्सपेक्टेशन का जो डिस्कशन हमने अभी किया है, उसके बाद हम ये कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे समराइज कर सकते हैं कि इन फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हमें फॉर्म करने, देयर एग्जिस्ट नो बेसिस फॉर इन्फरिंग एन ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फ्यूचर आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जैसे हमने जो कॉइन को टॉस किया उसमें तो हमने देखा कि कॉइन को जितनी बार टॉस करेंगे उतनी बार टॉस करने पे जो हमारे अकरेंसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देयर आर सेवरल फैक्टर्स। हमने मान लिया कि कॉइन्स जो थे, कॉइन हर बार हमने सेम रखा, कॉइन को सेम रखने के अलावा जो अदर कंडीशंस हैं, सिमिलर कंडीशंस जो है, हमने वो भी मेंटेन करने की कोशिश करी। सिमिलर कंडीशंस जो है कॉइन को उछालते टाइम, यानी मेथड ऑफ टॉस जो था, नेचर ऑफ द कॉइन जो है, उनको हमने सेम रखने की कोशिश करी, जैसे कि फर्स्ट टॉस में रहा। पोजीशन ऑफ द कॉइन, हैंड टॉसिंग द कॉइन, ये कुछ ऐसे और फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब हमने सिक्के को उछाला तो हाथ किस एंगल पे था, और इनसे भी ज्यादा कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे एयर का प्रेशर, विंड जो थी वो विंड कितना तेजी से फ्लो कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि टॉस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को हम, यानी सारी कंडीशंस जो हैं जो कि किसी कॉइन के टॉस में हेड या टेल के अकरेंस को डिटरमाइन करता है, वो सारे के सारे जो कंडीशंस हैं उनको इंश्योर करे कि हर बार सेम होगी। एक ही हाथ, यानी जिस पर्सन ने एक बार टॉस किया है, सिमिलर हैंड हम हर बार यूज कर लेंगे, सिमिलर कॉइन हम यूज कर लेंगे। तो कुछ कंडीशंस को तो हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सारी कंडीशंस हम मेंटेन कर पाए ये जरूरी नहीं होता। लेकिन टॉस ऑफ ए कॉइन में तो कंडीशंस फिर भी बहुत इजी हैं और उनको हम कोशिश कर सकते हैं मेंटेन कर लें। सारी कंडीशंस को हम मेंटेन ना कर पाए, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कंडीशंस को हम मेंटेन कर लें, और उसके बेसिस पे हम देखें, कंपेयर करें कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे टॉइन, हमारा जो कॉइन है उसके टॉसिंग के, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके बेसिस पे हम कुछ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो कॉइन को जो टॉसिंग होगी उसके लिए, फ्यूचर के लिए हम कुछ एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ कर लें। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम कुछ एक्सपेक्टेशन ड्रॉ कर लें, किसके बारे में, कॉइन की टॉसिंग के बारे में। लेकिन हर इवेंट जो है वो कॉइन की टॉसिंग जैसा नहीं होता। वी कैन नॉट अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिपीटेडली। तो जैसे कॉइन की टॉसिंग तो बार बार सेम कर सकते हैं, सेम कंडीशंस सारी की सारी ना हो और मोस्ट ऑफ द कंडीशंस को हम सेम मेंटेन करने की कोशिश कर लें, लेकिन किसी इन्वेस्टमेंट को हम हर बार सेम नहीं कर सकते। यानी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है, यू कैन सी कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, हमने कितना किया, आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट साइज क्या होगा, ये कुछ एक फैक्टर्स हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हर बार जैसे कि वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में थे यानी पास्ट में थे, ऐसे हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे, राइट। तो वो जरूरी नहीं है। एंड द स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बाय आउटकम्स, तो आउटकम्स जो आएंगे उनसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम बार बार टैली करें कि कितनी बार हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को रन किया था, कितने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ, और कितनी कितनी बार हमें उसमें कितना सक्सेस मिला। ये पॉसिबल नहीं है इस तरह का कंपैरिजन। So therefore, one can only obtain this distribution by studying instances in the past where essentially similar conditions had prevailed। और वो similar condition जो है उन्हीं को तो create करना इतना difficult होता है।
तो इसीलिए ये कंडीशन जो है यहाँ पर मेंशन की गई है कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम नहीं बेसिस बना सकते, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फ्यूचर के लिए यूजफुल होंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केन्स ने थोड़ा सा इसमें एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि दैट देयर वुड बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट प्रेजेंट, कि पास्ट के बेसिस पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पास में अवेलेबल मान सकते हैं जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करने में हेल्प करें, which could be considered relevant for predicting the long run yields on any investment project। तो हमारे पास पास्ट के बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है और हम उसको कहीं यूज कर सकते हैं फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करने के लिए। लेकिन इसके लिए हमारे पास जरूरी क्या है कि जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वे क्वांटिफाइबल हो और कंपेरेबल ओवर टाइम हो। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस वो क्वालिटेटिव टर्म्स में ना हो बल्कि क्वांटिफाइबल हो, उनको हम मेजर कर सकें और ओवर द टाइम कंपेयर कर सकें, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस फ्यूचर एक्सपीरियंसेस के साथ में हम पास्ट एक्सपीरियंस जो है हमारे वो फ्यूचर में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ में हम कंपेयर कर सकें इनको, राइट। तो ये जरूरी है और इसके लिए सिमिलर कंडीशंस का होना जरूरी है जो कि यूजुअली नहीं हो पाता है। सो relative frequencies in the past might not be good guide to relate relative frequencies in the future। इसलिए पास्ट की जो relative frequencies हैं वो फ्यूचर के लिए एक अच्छा गाइड नहीं होती हैं अक्सर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इन्फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस की जहां बात होती है तो वहां एक्सपेक्टेशंस जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, उनमें चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती हैं। तो डिसीजन मेकर्स फॉल बैक ऑन प्रीवेलिंग कन्वेंशंस। दिस कुड फॉर एग्जांपल इंक्लूड द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा फॉर फॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस। यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये कहा जा रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हमें ड्रॉ करनी है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करनी है, तो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस जो अवेलेबल होता है कई बार उस पर बहुत रिलाय करते हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या है, हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो कन्वेंशनल विजडम से आया है। कन्वेंशनल विजडम में क्या है कि वहाँ वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहे होंगे जो डिसीजन ले रहे होंगे उस टाइम, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिसीजंस जो अलग अलग लोगों ने लिए हैं उन सबका एवरेज अब हमारे पास अवेलेबल है, बेसिकली एवरेजिंग हो रही है। तो इंडिविजुअल्स माइट फील दैट कन्वेंशंस रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव विजडम ऑफ अदर्स। कलेक्टिव विजडम ऑफ अदर्स यानी बहुत सारे लोगों का विजडम जो है वो हमने कलेक्टिवली हमें मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, कलेक्टिवली मिल रहा है बहुत सारे लोगों का विजडम। तो बेसिकली हम उनका एवरेज जो है, उनकी फाइंडिंग्स, किसी किसी आदमी की क्या क्या फाइंडिंग्स रही होंगी उन सब की एक एवरेज फाइंडिंग हम जो है गाइड, एज ए गाइड हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकर्स आर हाउएवर अवेयर। डिसीजन मेकर अवेयर होते हैं दैट दीज मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस हैव इवॉल्व्ड एज कन्वेंशंस। तो कन्वेंशन की फॉर्म में ये इवॉल्व तो हुए हैं, they have been more successful on an average। तो एवरेजिंग होती है in the past compared to other methods। तो there is no objective rationale for thinking that they would always be more accurate basis for judgment about the future। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ये इस बात के अवेयर जरूर रहते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, या किसी फर्म में जो बेसिकली डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वो लोग इस बात से जरूर अवेयर रहते हैं कि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वैसा ही हो, राइट। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रेशनल फॉर थिंकिंग दैट दे वुड ऑलवेज फॉर्म अ मोर एक्यूरेट बेसिस फॉर जजमेंट्स अबाउट द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में वैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लाइकलीहुड होती है, पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ पास्ट में जैसा हुआ है फ्यूचर में सिमिलर कंडीशन होने पर वैसा होने की संभावनाएं होती हैं ज्यादा, लेकिन वैसा ही होगा ये 100% जरूरी नहीं होता। तो डिसीजन मेकर इस बात से अवेयर रहते हैं।
और लास्ट पॉइंट वो है कि द डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू गो बाय दीज कन्वेंशनल जजमेंट्स, ये जो कन्वेंशनल जजमेंट्स है यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके जो जजमेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं वो डिपेंड करेगा कि हम उनको कितना यूज करते हैं, कि यह डिपेंड करता है ऑन द कॉन्फिडेंस दैट डिसीजन मेकर्स हैव इन दीज कन्वेंशंस एज एन एडिकेट बेसिस फॉर फॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। तो यानी कि डिसीजन मेकर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो जजमेंट्स मिल रही हैं उनमें कितना डिसीजन मेकर्स का कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो सही निकलने वाले हैं और वो एडिकेट बेसिस हैं फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो वो पास्ट एक्सपीरियंस को यानी कन्वेंशनल जजमेंट्स को रिलाय नहीं करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, एंड दे मे टेक अ डिसीजन व्हिच माइट डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल जजमेंट। द स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ वोलेटाइल फैक्टर, ये एक वोलेटाइल फैक्टर है, चेंज हो सकता है, एंड देयरफॉर एक्सपेक्टेशंस आल्सो बिकम वोलेटाइल एज इकोनॉमिक एक्टर्स गो बाय कन्वेंशनल जजमेंट्स और डिस्काउंट हैं। तो कन्वेंशनल जजमेंट्स के साथ में जाते हैं डिसीजन मेकर्स या फिर वो डिफरेंट अपना कोई डिसीजन लेते हैं, ये वॉलेटिलिटी है इसमें। और ये सारा डिपेंड करेगा कॉन्फिडेंस के ऊपर, यानी पास्ट जजमेंट पर कितना कॉन्फिडेंस है डिसीजन मेकर्स को, यानी इकोनॉमिक एजेंट्स को बेसिकली अपने प्रीवियस कन्वेंशनल विजडम जो था लोगों का उस पर कितना दे रिलाय। रेशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पॉलिसी मेकिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिसी मेकिंग में कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, और जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी, किसकी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनकी साइकोलॉजी को यूज करते हुए पॉलिसी मेकिंग की जाती है। तो डिजायर्ड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, बेसिकली डिजायर्ड गोल्स जो होते हैं इकोनॉमी में, हम उनको अचीव कर पाए, इस तरीके से हम अपने पॉलिसीज को हम डिटरमाइन करते हैं कि वो जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अफेक्ट करें। सो अकॉर्डिंग टू केन्स द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का लेवल किसी भी इकोनॉमी में अफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से। कैसे? द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट होती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस साइकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट होती है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर यील्ड ऑन कैपिटल एसेट्स, ये सब एग्जांपल्स हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। अब आप समझिए ध्यान से कि मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी अगर इफेक्टिव है तो कब होगी, वो तब इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी मानी जाएगी कि अगर वो पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनकी साइकोलॉजी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि इकोनॉमिक एजेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वैसी ही बन जाए जैसा कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में एक बार फिर से समझिए, कोई मॉनेटरी पॉलिसी तब इफेक्टिव मानी जाती है जबकि वो इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को, फ्यूचर के बारे में जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि फ्यूचर की जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उनकी जो फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसे तरीके से इन्फ्लुएंस हो जैसा हम चाहते हैं। तो फिलहाल की मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी वही मॉनेटरी पॉलिसी होगी जो फ्यूचर की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस अपने फेवरेबल तरीके से करा पाए। राइट, तो लोगों का लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, अगर हम चाहते हैं कि लोग लिक्विडिटी कम प्रेफर करें तो करंट हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को ये मोटिवेट करे और उनको उनके साइकोलॉजी को ऐसे इन्फ्लुएंस करे कि उनका जो विश्वास है ज्यादा लिक्विडिटी अपने हाथ में रखने का वो कम हो जाए। Last, the presence of psychological factors makes the level of output and employment in future, level of output
and employment in future less predictable on the basis of historical data। यानी अगर हम देखें हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर में जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है उसको प्रिडिक्ट करें। यानी वी जनरेट एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली वी जनरेट एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये पास्ट डेटा के बेसिस पे हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये प्रिडिक्शन जो है वो टफ हो जाता है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है वो हो सकता है डिफरेंट सेट ऑफ साइकोलॉजी के साथ रहे हो हमारे, और अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो चेंज हो गए हों। देयर माइट बी चेंज इन एनी प्रोपेंसिटी और एनी प्रेफरेंस, कुछ चेंजेस आ गए हों। तो पास्ट कंडीशंस जो हैं उन कंडीशंस में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि उस टाइम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे थे। तो ये दे आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ the level of output and employment in an economy at a particular time. Now, policy making under rational expectations. ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। क्यों सब्जेक्टिव एक्सरसाइज हो गई पॉलिसी मेकिंग? इसको देखिए, द इफेक्ट्स ऑफ particular policies at a particular historical juncture will depend not only on the values of current measurable variables but also knowledge of current psychology of economic agents। तो इसने ये जो साइकोलॉजी वाला जो फैक्टर है इसने क्या करा है, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज बना दिया इसको। क्योंकि साइकोलॉजी जो है इकोनॉमिक एजेंट्स की वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट हो सकती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। It will depend on how we organize and interpret the historical evidence of different instances in the past। तो ये साइकोलॉजी किस पर डिपेंड करेगी कि जो पास्ट के हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट के हमारा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है उसको प्रेजेंट करने का, कौन सी इंफॉर्मेशन हम पहले हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हम बाद में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके सीक्वेंसिंग पे बहुत डिपेंड करता है। तो कैसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं हिस्टोरिकल एविडेंस को, इस पर ये बहुत डिपेंड करता है। This Phillips curve will be explained in the next video on rational expectations. So for the time being, this is all about rational expectations.